तसव्वुर करें कि मौसम गर्मा का अरूज है। एक किसान अपने अमरूद के बाग में खड़ा है जहां दरख्तों पर हजारों की तादाद में कच्चे फल लटक रहे हैं। और बज़ाहिर तो ये एक शानदार फसल की उम्मीद लगती है। बिल्कुल, लेकिन फिर वो किसान एक इंतहाई गैर मुतवक्किल कदम उठाता है। वो केमिकल स्प्रे मशीन चलाता है और इस पूरे के पूरे फल को जानबूझकर जलाकर जमीन पर गिरा देता है। किसी आम मुशाहिदा करने वाले को तो ये खालिस पागलपन या माली खुदकुशी लग सकती है। सही कहा, लेकिन हकीकत में ये जदीद ज़राअत की सबसे शानदार मालियाती हिकमत अमलियों में से एक है। आज के इस खास नशिस्त में, जो कि JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से आज 23 अप्रैल 2026 को पेश की जा रही है, हम इसी तरह के हैरान कुन हक़ाइक़ का तफसीली जायजा लेंगे। हाँ, और ये वो मुकाम है जहाँ रिवायती ज़राअत और जदीद साइंसी ज़राअत का फर्क वाज़े होता है। आज हम जिस दस्तावेज पर गहरी गुफ्तगू कर रहे हैं वो अप्रैल 2026 ऑर्चर्ड मैनेजमेंट गाइड है, जो कि पंजाब की एग्रीकल्चरल एडवाइजरी के सीनियर सॉइल साइंटिस्ट मोहम्मद जावेद कमर साहब ने मुरतब की है। बिल्कुल, और इस गाइड का बुनियादी फलसफा ये है कि हमें बागात को सिर्फ सब्जे या कुदरती मनाजिर के तौर पर नहीं देखना, अच्छा, बल्कि एक ऐसी पैदावारी फैक्ट्री के तौर पर देखना है जिसकी एक मखसूस हयातियाती उम्र यानी बायोलॉजिकल लाइफ स्पैन होती है और एक मुआशी उम्र यानी इकोनॉमिक लाइफ स्पैन। अच्छा, यानी एक दरख्त शायद 100 साल जिंदा रह ले, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो 50वें साल में मुनाफा बख्श है? जी बिल्कुल, यही वो सवाल है जिसका जवाब ये गाइड 4 अहम फलों तरशावा, आम, अमरूद और अंगूर के तनाजुर में देती है। तो चलें इसका तफसीली जायजा लेते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सिट्रस प्रूनिंग। इसमें सबसे पहले वेलेंसिया लेट किस्म की कटाई मुकम्मल करने का जिक्र है। हाँ, गाइड के मुताबिक कटाई के फौरन बाद प्रूनिंग या छंटाई शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो हिदायत दी गई है वो महज सूखी शाखें तोड़ने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइड सख्ती से कहती है कि कच्ची और खुश्क शाखों को ठीक 45 डिग्री के जाविये पर काटा जाए। मैं सोच रहा था कि ये मखसूस जाविया इतना अहम क्यों है? सीधा काटना नुकसानदेह है क्या? देखिए, ये एक बहुत बुनियादी साइंसी उसूल है। अगर कोई शाख को बिल्कुल सीधा या फ्लैट काट दे तो बारिश या शबनम का पानी उस कटे हुए हिस्से पर ठहर जाता है। अच्छा, पानी वहाँ जमा हो जाता है और वो पानी एक तरह से पीटरी डिश बन जाता है जिसमें फंगस और बीमारियां तेजी से पनपती हैं और फिर शाख के अंदर सिरायत कर जाती हैं। समझ गया। तो 45 डिग्री के तिरछे कट का फायदा यह है कि पानी इस पर रुक नहीं पाता और फिसल कर नीचे गिर जाता है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा जब पुराने दरख्तों की इस तरह गहरी कटाई की जाती है तो ये महज सफाई नहीं रहती, इसे तजदीद नो यानी रिजुमिनेशन कहते हैं। तजदीद नो? अच्छा जी, दरख्त को लगता है कि उसका कुछ हिस्सा जाया हो गया है तो वो अपनी बची हुई तमाम तर तवानाई नए और सेहतमंद शगुफे निकालने पर लगा देता है। अच्छा, यानी एक तरह का बायोलॉजिकल फैक्ट्री रीसेट है। ये मंतक बज़ाहिर दुरुस्त लगती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सिट्रस न्यूट्रिशन एंड इरिगेशन। यहाँ फ्रूट सेट यानी नया फल बनने के मरहले की बात की गई है। हाँ, फ्रूट सेट के नाजुक मरहले पर किसान को हर 15 दिन बाद आबपाशी का सख्त स्केड्यूल दिया गया है और साथ ही नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फोलियर स्प्रे तजवीज किया गया है। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या दरख्त जमीन से ये खुराक खुद पूरी नहीं कर सकता? ये इजाफी मदद क्यों जरूरी है? मैं बताती हूँ। फ्रूट सेट पौधे की जिंदगी का वो वक्त है जब इसका मेटाबॉलिज्म अपनी इंतहा पर होता है। इस वक्त दरख्त एक साथ 2 काम कर रहा होता है। नए पत्ते भी निकाल रहा होता है और नन्हे फलों को खुराक भी दे रहा होता है। बिल्कुल, और अगर 15 दिन से ज्यादा का वक्फा आए और जमीन में नमी कम हो जाए तो दरख्त के अंदर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म मुतहर्रिक हो जाता है। अच्छा, वो बका की जंग शुरू कर देता है। हाँ, दरख्त फैसला करता है कि फल पालने से ज्यादा उसका अपना जिंदा रहना जरूरी है और वो फल को गिरा देता है। ओ, यानी फसल का नुकसान। तो फोलियर स्प्रे का मकसद फिर डायरेक्ट एनर्जी देना है? जी, फोलियर स्प्रे इसलिए होता है ताकि ग़िज़ाइयत बाईपास के जरिए सीधी पत्तों और कच्चे फल तक पहुंचे। जड़ों के जरिए खुराक ऊपर आने में वक्त लगता है जबकि फोलियर स्प्रे फौरन तवानाई फराहम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मरीज को ड्रिप लगाई जाती है। खुराक की फराहमी तो समझ आ गई। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सिट्रस डिजीज एंड पेस्ट्स। क्योंकि बीमारियां इस सारी सरमायाकारी को सेकंडों में तबाह कर सकती हैं। बिल्कुल, गाइड में नर्सरी की सतह पर सिट्रस कैंकर और लीफ माइनर जैसी बीमारियों का जिक्र है। मेरी उलझन ये है कि अगर नर्सरी से ही पौधा बीमार आया है तो बाग में इसका क्या मुस्तकबिल होगा? ये ज़राअत का एक तल्ख सच है कि बेशतर बीमारियां नर्सरियों से ही खेतर में मुंतकिल होती हैं। जैसे सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पत्तों और फलों पर भद्दे निशान डाल देता है, जिससे फल की बरामदी कीमत सिफर हो जाती है। लेकिन इसके तदारुक के लिए मेलानोसिस और सिट्रस साइला पर इतना जोर क्यों है? देखें,
सिट्रसाइला महज पत्ते नहीं खाता, ये पौधे का वैस्कुलर सिस्टम तबाह कर देता है। ये रस चूसकर एक जहरीला मादा छोड़ता है जिससे पूरी शाख सूख जाती है। यानी अगर साइला को बरवक्त स्प्रे से ना रोका गया तो वो दरख्त की मुआशी उम्र को दहाइयों से घटाकर चंद सालों तक महदूद कर देगा। जी बिल्कुल, ये पौधे का खून चूसने के मुतरादिफ है। इसी हिफाजती नुक्ता नजर को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सिट्रस ट्रंक केयर एंड विंड ब्लेमिश। यहाँ छतरी की तराश खराश यानी कैनोपी मैनेजमेंट का जिक्र आता है। हाँ, उलझी हुई शाखों को काटने और हवा के रगड़ से बचाने की अहमियत को तो मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी नई गाड़ी को खराशों से बचाना हो ताकि उसकी रीसेल वैल्यू कम ना हो। गाड़ी की खराश वाली मिसाल यहाँ बिल्कुल मौजू है। आलमी मार्केट में फल जायके से पहले आंख से खरीदा जाता है। हाँ, हवा के रगड़ से फल पर दाग पड़ते हैं, लेकिन तने पर बोर्डो पेस्ट लगाने का मकसद क्या है और ये रूट स्टॉक यानी बुनियादी पौधा इसको बचाना इतना अहम क्यों है? देखें, साइंसी काश्तकारी में दरख्त दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नीचे जड़ों वाला हिस्सा जिसे रूट स्टॉक या बुनियादी पौधा कहते हैं, जो आमतौर पर किसी जंगली या सख्त जान किस्म का होता है ना। जी बिल्कुल। और ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम कैनोपी कहते हैं, जो कि आला नस्ल के फल का होता है। अगर जमीन से कोई फंगस सीधा रूट स्टॉक पर हमला कर दे तो पूरा दरख्त मर जाता है। अच्छा, तो बोर्डो पेस्ट उसे बचाता है? हाँ, बोर्डो पेस्ट जो कि कॉपर सल्फेट और चूने का मुरक्कब है, तने के गिर्द एक केमिकल शील्ड बना देता है ताकि जमीन की बीमारियां ऊपर ना जा सकें। इसके साथ ही हवा रोकबार यानी विंड ब्रेक्स लगाना भी जरूरी है। ये एक जबरदस्त डिफेंस मैकेनिज्म है। चलें, तरशावा से निकलकर आमों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मैंगो प्रूनिंग एंड मैलफॉर्मेशन। आम के हवाले से बिगाड़ का यानी मैलफॉर्मेशन के मसले को बहुत संगीन करार दिया गया है। जी बिल्कुल, गाइड कहती है कि इस बिगाड़ को फौरन काटकर महफूज तरीके से तलफ करें और कटे हुए हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। ये बिगाड़ दरअसल है क्या जो इतनी सख्त हिदायत दी गई है? आम का बिगाड़ असल में पौधे के हार्मोनल और फंगल बिगाड़ का नतीजा है। इसमें फूलों या फलों का एक बेहंगम सा गुच्छा बन जाता है। और मसला सिर्फ ये नहीं कि इस गुच्छे पर फल नहीं लगता। बिल्कुल, असल मुआशी नुकसान ये है कि ये बतौर एक पैरासाइटिक सिंक के तौर पर काम करता है। यानी दरख्त जितने भी खुराक बनाता है ये उसे अपनी तरफ खींचता रहता है। अच्छा, और सेहतमंद फूलों को खुराक नहीं मिलने देता? हाँ, और अगर इसे काट कर बाग में ही फेंक दिया जाए तो उसके फंगल स्पोर्स हवा के जरिए पूरे बाग में फैल जाते हैं। ओह, इसीलिए इसे काट कर जलाना या गहरा दफनाना और खुले जख्म पर बोर्डो पेस्ट लगाना लाजमी है। जी, ताकि वो कटा हुआ हिस्सा मजीद इन्फेक्शन का रास्ता न बने। खुराक के हवाले से आम के लिए एक और बहुत हैरानकुन हिदायत है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मैंगो न्यूट्रिशन। इसमें हर पौधे के लिए ठीक 1 किलो यूरिया का इस्तेमाल तजवीज किया गया है। हाँ, ठीक 1 किलो, न इससे ज्यादा न कम। ज़राअत जैसे खुले और गैर मुतवक्का माहौल में अचानक इतनी नुपी तुली मिकदार की साइंस क्या है? ये असल में आम के बायोलॉजिकल साइकिल को हैक करने के मुतरादिफ है। अच्छा, पौधे में 2 तरह की नशोनुमा होती है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ यानी पत्ते और शाखें बढ़ाना, और दूसरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी फूल और फल बनाना। और नाइट्रोजन जो यूरिया से मिलती है वो पत्तों और शाखों की नशोनुमा को तेज करती है। बिल्कुल, अगर 1 किलो से कम यूरिया देंगे तो छतरी इतनी गनी नहीं होगी कि वो धूप से फल को बचा सके। और अगर ज्यादा यूरिया दे दें तो पौधा कंफ्यूज हो जाएगा, उसे लगेगा कि खुराक की फरावानी है तो वो फल बनाने की मेहनत छोड़कर सिर्फ नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा। अच्छा, यानी 1 किलो यूरिया वो नुक्ता इत्तेदाल है जहाँ दरख्त मुनासिब पत्ते भी बनाता है और फल को भी जाया नहीं करता। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मैंगो इरिगेशन एंड डिजीज। इसमें अप्रैल के मौसम के लिए 20 दिन का आबपाशी वक्फा तजवीज किया गया है। जी, और बीमारियों में फफूंदी खास तौर पर एंथ्रेक्नोस के खिलाफ टारगेटेड स्प्रे का जिक्र है। मैं जानना चाहता था कि ये एंथ्रेक्नोस मौसम से कैसे जुड़ी है? लेकिन जैसे ही अप्रैल में दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होता है और हवा में थोड़ी नमी होती है तो एंथ्रेक्नोस का फंगस मुतहर्रिक हो जाता है। ये फलों और छोटे फलों पर काले धब्बे बनाता है ना? हाँ, जो बाद में फल को फाड़ देते हैं। 20 दिन के आबपाशी वक्फे का मकसद जमीन में नमी का तवाजुन बरकरार रखना है ताकि दरख्त को प्यास का स्ट्रेस न आए, क्योंकि दबाव का शिकार दरख्त बीमारियों का आसान शिकार होता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मैंगो पेस्ट कंट्रोल। यहाँ आम के कीड़े और उनका मुआशी कंट्रोल बड़ी अहमियत का हामिल है। बिल्कुल, यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प तस्वुर मुतारिफ करवाया गया है जिसे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या ETL कहते हैं। जी, गाइड कहती है कि कीड़ों का महज बाग में होना खतरनाक नहीं, असल खतरा उनका इस मुआशी हद को अबूर करना है। क्या हम वाकई किसानों को ये कह रहे हैं कि वो कीड़ों को अपने बाग में बर्दाश्त करें? जी बिल्कुल, और ये जदीद ज़रई मुआशियत का सबसे अहम सबक है। इसे एक कारोबारी मिसाल से समझने की कोशिश करें। ठीक है। फर्ज करें दुकान के बाहर कोई शख्स रोजाना 100 रुपए की चीज चोरी कर लेता है। अच्छा, इसे रोकने के लिए अगर 500 रुपए रोजाना की तनख्वाह पर एक चौकीदार रख लिया जाए तो क्या होगा?
तो माली तौर पर तो वो ज्यादा नुकसान में है, चोरी 100 की और बचाव 500 का। बिल्कुल यही तस्वुर ETL का है। अगर खेत में कीड़ों की तादाद इतनी कम है कि उनका नुकसान केमिकल स्प्रे की लागत से कम है, तो स्प्रे करना बेवकूफी है। अच्छा, यानी जैसे ही कीड़े इस मुआशी हद से ऊपर जाने लगे, सिर्फ तब स्प्रे नागुज़ीर हो जाता है। हाँ, फ्रूट फ्लाई यानी फल की मक्खी के लिए फेरोमोन ट्रैप्स लगाना दरअसल इसीलिए है ताकि पता चल सके कि कीड़ों की आबादी किस तेजी से बढ़ रही है। और स्प्रे सिर्फ तभी हो जब वो मुआशी हद अबूर करने लगे। ये तो वाकई एक मुकम्मल मालियाती मॉडल है। इसी मालियाती मॉडल को सामने रखते हुए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है गुआवा समर क्रॉप मैनेजमेंट। ये अमरूद के बागात में मौसम गर्मा की फसल को मुकम्मल तौर पर गिरा देने के हवाले से है, जो हमने शुरू में जिक्र किया। जी हाँ, गाइड इसके लिए NAA या 10% यूरिया के महलूल का स्प्रे तजवीज करती है। मेरा सवाल ये है कि किसान जिसकी आमदनी का दारोमदारी फसल पर है, वो अपना कैश फ्लो क्यों तोड़ेगा? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका ताल्लुक बराए रास्त मुआशी उम्र को ज्यादा से ज्यादा करने से है। कैसे? देखें, जब गर्मियों का अमरूद मार्केट में आता है तो इसका मुकाबला आम, तरबूज और खरबूजे जैसे फलों से होता है। इस वक्त अमरूद की मांग कम होती है। हाँ, ये बात तो है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला फल की मक्खी का है ना? जी, गर्मियों में दर्जा हरारत की वजह से फल की मक्खी की अफजाइश अपने अरूज पर होती है। लगभग 60 से 70% फल मक्खी का शिकार होकर अंदर से सड़ जाता है। ओह, यानी किसान जितना पैसा गर्मियों के फल को मक्खी से बचाने के लिए स्प्रे पर लगाता है, उससे वो उल्टा नुकसान में चला जाता है। बिल्कुल। तो जब हम केमिकल स्प्रे के जरिए ये फल गिरा देते हैं तो दरख्त की वो सारी तवानाई जो उस खराब फल को पालने में लगनी थी, वो महफूज हो जाती है। अच्छा, दरख्त ये तवानाई अपने अंदर स्टोर कर लेता है। हाँ, और जब सर्दियों की फसल आती है तो फल का साइज, जायका और चमक दोगुनी होती है। सर्दियों में मार्केट में मुद्दे मुकाबिल फल कम होते हैं और मक्खी का खतरा भी नहीं होता। तो ये प्रीमियम क्वालिटी का अमरूद एक्सपोर्ट मैर पर पूरा उतरता है, जो गर्मियों के नुकसान से कई गुना ज्यादा मुनाफा देता है। जी बिल्कुल, हमने हयातियाती फसल गिराकर मुआशी फायदा उठाया। ये हिकमत अमली वाकई कमाल है। लेकिन गाइड में एक इंतबा भी है कि फल गिराने के लिए शाखों को डंडों से मत पीटें। डंडों के बजाय केमिकल का इस्तेमाल ही क्यों? क्योंकि पौधे की छाल के बिल्कुल नीचे फ्लोएम नाम के टिश्यूज होते हैं जो खुराक की तरसील का काम करते हैं। अच्छा, यानी जब शाख को डंडे से पीटा जाता है तो पौधे का सप्लाई नेटवर्क टूट जाता है। हाँ, केमिकल स्प्रे हार्मोनल तरीके से फल को दरख्त से अलग करता है, जिससे दरख्त के ढांचे को कोई चोट नहीं आती। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है गुआवा न्यूट्रिशन एंड इरिगेशन। इसमें अमरूद की आबपाशी के हवाले से दर्जा हरारत बढ़ने के साथ वक्फा कम करके 12 से 15 दिन करने की हिदायत है। और ये भी ताकीद है कि अगर मार्च के महीने में यूरिया नहीं डाली जा सकी तो इसे फौरन पूरा किया जाए। मेरी उलझन ये है कि ये खाद इतनी अहम क्यों है? देखिए, बहार और गर्मी के आगाज में अमरूद का मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज होता है। इसे तेजी से खुराक चाहिए होती है ताकि वो शाखें मजबूत कर सके। अच्छा, अगर मार्च में यूरिया ना दी गई तो वो गर्मियों में अपनी तवानाई स्टोर करने के काबिल ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, जिसका सीधा असर सर्दियों की उस प्रीमियम फसल पर पड़ेगा। समझ आ गई। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है गुआवा फ्रूट फ्लाई मैनेजमेंट। यहाँ फल की मक्खी से निपटने के लिए पूरे खेत में यकसा फासले पर सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स लगाने की हिदायत है। ये ट्रैप्स कैसे काम करते हैं और ये केमिकल स्प्रे से बेहतर क्यों है? इन ट्रैप्स के अंदर मादा मक्खी की खुशबू रखी जाती है। पूरे इलाके की नर मक्खियाँ इस खुशबू की तरफ रागिब होकर ट्रैप के अंदर आती हैं और फंसकर मर जाती हैं। अच्छा, जब नर मक्खियाँ ही नहीं रहेंगी तो अफजाइश नस्ल रुक जाएगी और मादा मक्खियाँ फल के अंदर अंडे नहीं दे सकेंगी। जी, और सबसे बड़ी बात ये माहौल दोस्त भी है और फल पर कोई जहरीला असर भी नहीं छोड़ता, जो कि आला बरामदी मेयार के लिए एक शर्त है। जबरदस्त। अब हम अपने आखिरी और इंतहाई टेक्निकल हिस्से की तरफ आते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है ट्रेलिस फ्रूट्स ग्रेप्स न्यूट्रिशन। अंगूर के हवाले से ये जानना बहुत अहम है कि इसमें फल बनने के ठीक 10 दिन बाद खाद डाली जाए। हाँ ना, इससे पहले ना, बहुत बाद में। ये 10 दिन की विंडो किस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म पर खड़ी है? जब फल बनने का अमल शुरू होता है, अगर फौरन इसे केमिकल खाद, खास तौर पे नाइट्रोजन दे दी जाए तो बेल कहेगी कि मेरे पास बहुत खुराक है, मुझे फल की क्या जरूरत है। यानी वो फल को गिरा देगी या इसे कमजोर छोड़कर अपनी तमाम तवानाई नई शाखें और पत्ते बनाने में लगा देगी? जी बिल्कुल, इसलिए 10 दिन का वक्फा जरूरी है ताकि फल अपनी जगह पक्की कर ले। और इसके बाद जब 100 से 125 ग्राम नाइट्रोजन और 125 से 150 ग्राम पोटैश दी जाती है तो क्या होता है? तो नाइट्रोजन उस फल को बड़ा करती है और पोटैश दाने में शक्कर की मिकदार यानी मिठास और इसकी बैरूनी जिल्द को मजबूत बनाती है। इसके फौरन बाद फ्रूट थिनिंग का जिक्र आता है।
अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ट्रेलिस फ्रूट थिनिंग। इसमें अंगूर के गुच्छों में से दाने कम करने का कहा गया है ताकि पौधे पर हयातियाती बोझ नुमाया तौर पर कम हो। दोबारा वही सवाल कि हम अपनी ही पैदावार क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि आलमी मार्केट अंगूर किलो के हिसाब से नहीं बल्कि क्वालिटी और साइज के हिसाब से खरीदती है। अच्छा। अगर एक गुच्छे में 150 दाने हैं तो वो सब छोटे खताए और बदशक्ल रह जाएंगे क्योंकि पौधे के पास उन्हें पालने की महदूद खुराक है। लेकिन अगर छंटाई करके इनकी तादाद 80 कर दी जाए तो वो बच जाने वाले 80 दाने पौधे की सारी खुराक हासिल करेंगे। बिल्कुल, और उनका साइज दुगना हो जाएगा, रंग गहरा होगा और वो प्रीमियम एक्सपोर्ट क्वालिटी बन जाएंगे। यहाँ भी हमने हयातियाती पैदावार कम करके मुआशी पैदावार बढ़ाई है। ये क्वालिटी और क्वांटिटी की एक बेहतरीन मिसाल है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ट्रेलिस फ्रूट्स, इरिगेशन एंड टर्माइट्स। यहाँ आबपाशी का वक्फा कम करने के साथ साथ अंडरग्राउंड दीमक यानी टर्माइट्स के इलाज का जिक्र है। अंगूर के इस ट्रेलिस सिस्टम यानी ऊंची तारों पर चढ़ी बेलों में दीमक का खतरा क्यों इतना शदीद होता है? असल में ट्रेलिस सिस्टम में बेलें तारों पर खड़ी होती हैं, लेकिन उनका रूट स्टॉक तो जमीन में ही होता है। हाँ, ये बात तो है। और चूंकि बागात में मुसलसल पानी चलता है तो बाज औकात कुछ हिस्से सूखे रह जाते हैं। दीमक इन खुश्क हिस्सों को पसंद करती है और रूट स्टॉक पर हमला करके इसे अंदर से खोखला कर देती है। तो इसीलिए क्लोरोपायरेफॉस या फिप्रोनिल को पानी के साथ फ्लड करना इस पूरी कॉलोनी को तबाह करने के लिए जरूरी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ट्रेलिस फ्रूट्स डिजीज कंट्रोल। इसमें फफूंदी की बीमारियों के कंट्रोल और नमी के तनासुब से बीमारियों की पेशगोई पर बात की गई है। बिल्कुल, ब्राइट और एंथ्रेक्नोज के लिए प्रोपेनेब 3 से 4 ग्राम फी लीटर और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए थियोफेनेट मिथाइल 3 ग्राम फी लीटर की दुरुस्त मिकदार तजवीज की गई है। ये पाउडरी मिल्ड्यू किस तरह काम करता है? देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू पत्तों पर एक सफेद पाउडर की तह जमा देता है। ये तह दरअसल सूरज की रोशनी को पत्तों तक पहुंचने से रोक देती है। अच्छा, जिससे पौधे का ज़ियाए तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। जी, और अगर पौधा अपनी खुराक ही नहीं बना पाएगा तो वो फल कैसे पालेगा? इसलिए थियोफानेट मिथाइल ठीक 3 ग्राम फी लीटर की मकदार में इस फंगस को मार देता है, और वो भी बगैर पौधे को कोई जहरीला नुकसान पहुंचाए। जी बिल्कुल। ये तमाम तफसीली जायजा जाहिर करता है कि जदीद ज़राअत कितनी नुपी तुली साइंस है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन। इस मकाम पर अगर कोई इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहता है और जदीद काश्तकारी की टेक्निक सीखना चाहता है तो JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से ये बाकायदा दावत है कि उनसे जुड़ें। बिल्कुल, उनकी वेबसाइट www.jqglobal.official.com जल्द ही लाइव हो रही है और लोग उनकी व्हाट्सएप हेल्पलाइन +923499841886 पर राब्ता करके उन माहिरीन की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इल्म और तहकीक वही मुनाफा बख्श है जो वक्त पर खेत में नाफिज हो। ये गाइड दरअसल एक इसी निफाज का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। आज के इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर मैं सुनने वालों के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि हम अमरूद की गर्मियों की फसल को केमिकल्स के जरिए गिरा रहे हैं। हम अंगूर की बेलों से फल कम करके इसका बोझ हल्का कर रहे हैं और 1 किलो यूरिया से दरख्तों के अंदरूनी निजाम को तब्दील कर रहे हैं। बिल्कुल, हम दरअसल इन दरख्तों को अपनी मर्जी की मुआशी हुमर के ताबे कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वाकई सिर्फ इन बागात का इंतजाम कर रहे हैं या हम आलमी मार्केट की मुआशी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुदरत के इन लाखों साल पुराने बायोलॉजिकल रिदम्स को दोबारा लिख रहे हैं? क्या हम अब किसान हैं या हयातियाती इंजीनियर्स? इस पर सोचिएगा जरूर। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें।